अस्सलाम वालेकुम। मल्टीबैगर सीरीज़ में जो आज हम अपनी अगली कंपनी डिस्कस करेंगे वो है मारी एनर्जीज़। अब मारी एनर्जीज़ पाकिस्तान की रिचेस्ट कंपनीज़ में से एक कंपनी है और इसका पोर्टफोलियो भी बहुत शानदार है। तो अगर हम कंपनी के प्रोफाइल बिज़नेस की तरफ जाएँ तो मेन कंपनी का जो बिज़नेस हमारे पास आता है वो आता है एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन और सेल हाइड्रोकार्बन्स की, यानी कि गैस से रिलेटेड। मारी का जो अभी आप नाम देख रहे हैं मारी एनर्जीज़, ये अभी रिसेंटली चेंज हुआ है 1-2 महीने पहले। पहले हम इसे मारी ऑयल फील्ड के नाम से इसके नाम को जानते थे। अब इन्होंने अपना नाम चेंज करके मारी एनर्जीज़ कर दिया। वो क्यों कर दिया है? क्योंकि अब इन्होंने अपना जो गैस से रिलेटेड बिज़नेस था उसको डाइवर्सिफाई किया। अब ये टेक्नोलॉजी के बिज़नेस में भी जा चुके हैं, अब ये माइनिंग के बिज़नेस में भी जा चुके हैं। तो ये अब सिर्फ गैस फील्ड जो एक्सप्लोरेशन वाला काम था, प्रोडक्शन वाला काम था, ये गैस सेल करने वाला काम था, उससे हट के भी इन्होंने अदर बिज़नेस में अब अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। अब कंपनी ने जो पहली गैस जो जॉइंट वेंचर किया वो एस्को एस्ट्रन के साथ किया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, और पहली गैस अपनी फील्ड उसमें ढूंढी। अब हमारे पास जो करंटली आज के दिन तक 2024 का डाटा भी हमारे पास अवेलेबल है, तब तक मारी एनर्जी के पास जो डिफरेंट सिटीज़ में जो इसके एसेट हैं जहाँ से ये गैस डिफाइन कर चुके हैं, और एक मुख्तात नज़रिए के मुताबिक तकरीबन मारी के पास 15 साल से लेकर 20 साल तक के गैस के रिज़र्व मौजूद हैं। और इस वक्त सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में और इवन के KPK में हर जगह पे ये गैस अपनी फील्ड ढूंढते रहते हैं और गैस प्रोडक्शन इनकी बहुत अच्छी है। अब कंपनी का जो हमारे पास जो कंप्लीट डाटा आता है ना, प्रॉफिटेबल के लिहाज से, एसेट के लिहाज से, तो अभी तक क्योंकि कंपनी की प्रोफाइल 2025 की जनरेट नहीं हुई, उन्होंने रीन्यू नहीं की, तो अभी तक हमारे पास 2024 तक का डाटा है। तो 2024 में अगर हम इसके एसेट्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट्स की तरफ जाएं तो हम देख रहे हैं 2020 से कंसिस्टेंटली इसका प्रॉफिट भी बढ़ा है, इसका डिविडेंड भी बढ़ा है, इसके एसेट भी बढ़े हैं और इसकी गैस फील्ड भी बढ़ती जा रही हैं। अब मारी का जो मेन बिज़नेस है वो ऑयल प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो गैस से रिलेटेड है। ये ज़्यादातर गैस को ऑन करते हैं, ऑयल को इतना ऑन नहीं करते। लेकिन ये नहीं है कि ये ऑयल के बिज़नेस में एंटर्ड नहीं है, ऑयल का बिज़नेस भी ये करते हैं, ऑयल की एक्सप्लोरेशन भी करते हैं, लेकिन मेन इनका बेसिक जो बिज़नेस है वो गैस से रिलेटेड है। अगर मैं आपको पैटर्न वाइज बताऊं कि गैस में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो रिज़र्व हैं जिसके पास हैं, ये जो गैस से रिलेटेड सबसे ज़्यादा काम कर रहा है वो हमारे पास माड़ी है। माड़ी इस वक्त 894 के अराउंड हमारे पास गैस फील्ड में काम कर रहा है। उसके बाद OGDC है, फिर PPL है, फिर UEP है, फिर मोल है। इस तरह हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सब कंपनीज़ का, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शेयर है गैस का वो माड़ी के पास है। लेकिन अगर हम ऑयल फील्ड में जाएँ तो सबसे ज़्यादा जो कम शेयर है वो माड़ी के पास है, और उसमें OGDC हमारे पास पहले नंबर पर आ जाता है। अब माड़ी की जो शेयर होल्डिंग है वो अभी से जब इसने 134 रुपये का डिविडेंड पिछले साल दिया और उसके साथ 800% का बोनस दिया, तो उस वक्त तक तो इसका जो फ्री फ्लोट था वो बहुत कम था। लेकिन अब इस वक्त करंट 2024-23 की जब क्लोजिंग हुई तो हमारे पास जो इसकी जो बेसिक होल्डिंग है वो फौजी फाउंडेशन के पास है, यानी कि फ़ौजी इसको होल्ड करते हैं इस कंपनी को भी, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इसकी 20% होल्डिंग है इसके प्रॉफिट की, और OGDC भी है तो गवर्नमेंट की ही कंपनी, लेकिन ये एक आज़ाद इदारा है, तो इसके पास भी 20% होल्डिंग पड़ी हुई है माड़ी की, और बाकी जो 20% है वो हम जैसे जनरल पब्लिक के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास है। अब हमारा इसके एक देख लेते हैं कि इसके पास एरिया कितना एलोकेट है, जो कि गवर्नमेंट से इनको इजाज़त लेनी पड़ती है, टेंडर करवाना पड़ता है कि हम किस किस एरिया में एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। तो इस वक्त इनके पास जो एरिया है वो 68,295 पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से इनके पास एरिया है, जो जिसमें ये सबसे ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, और वहीं से गैस फील्ड ढूंढ के ये मैंने मेंशन आउट कर दिया स्लाइड्स के अंदर कि कहाँ कहाँ पे इस वक्त ये एग्जिस्ट कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे ये गैस फील्ड अपनी ढूंढ रहे हैं। अब बेसिक जो हमारे पास जो जॉइंट एडवेंचर पार्टनर इसके आते हैं वो PPL है, OGDC है, पोल है, ये सब इसके पार्टनर हैं जिसके साथ इनका वर्किंग पार्टनरशिप चलती रहती है। यानी कि अगर किसी गैस फील्ड, ये किसी कुएं को खोदने गए हैं तो वहाँ पे 40% किसी में जॉइंट एडवेंचर पार्टनर में PPL होगा, किसी में 20% मारी होगा, किसी में 30% OGDC होगा। तो ये सब मिल के काम करते हैं, यानी कि जैसे हमारी यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग वाला हिसाब होता है, ये अपनी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी शेयर करके करते हैं और फिर प्रॉफिट को भी एज ए शेयर करते हैं। सारे मैंने मेंशन कर दिए जो इसके कस्टमर हैं जो इससे गैस फील्ड लेते हैं। लेकिन FFC जो कि फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनी, और फातिमा, ये दोनों डायरेक्टली मारी फील्ड से गैस लेते हैं। और मैंने इसमें जब फर्टिलाइज़र सेक्टर को मैं डिस्कस कर रहा था तो मैंने उसमें बताया था कि FFC और फातिमा ये भी दोनों फौजी फाउंडेशन से रिलेटेड, इनको जो मारी फील्ड डायरेक्ट गैस देता है वो कुछ 600-650 के हिसाब से देता है, जबकि इन्हीं के मुकाबले में जो इफर्ट कंपनी है एंगरो की, उसको गैस मिलती है 1500 के हिसाब से। क्यों? क्योंकि उसको वाया SNGPL गैस मिलती है। पहले मारी SNGPL को देता है, SNGPL फिर इफर्ट को देता है। लेकिन FFC और फातिमा के प्लांट
प्लांट ऐसी जगह पे एलोकेट हैं कि वो डायरेक्ट माड़ी से गैस ले लेते हैं और बहुत सस्ती गैस ले लेते हैं। इसके अलावा SNGPL को भी गैस माड़ी ही फराहम करता है। बाकी हमारे ये जितनी इंस्टीट्यूशन है, PRL हो गया, FFBL तो अब मर्ज हो चुका है FFC के अंदर, और पार्को वगैरह, ये सब गैस जो माड़ी फील्ड से लेते हैं। तो क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी ही माड़ी है गैस डिफ़ाइन करने में, एक्सप्लोरेशन करने में, प्रोडक्शन करने में, सेल करने में, इसलिए सब के सब जो गैस से रिलेटेड बिजनेस है, ये गैस से रिलेटेड कस्टमर हैं, वो सारे के सारे माड़ी के पास हैं। अब हम चलते हैं माड़ी के असल इस वक्त करंट सिचुएशन पे कि माड़ी इस वक्त करंट स्टॉक मार्केट में कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारे पास जो अभी करंट प्राइस है 687, जो पिछले 3-4 दिनों में हमने आफ्टर डिविडेंड अनाउंसमेंट के बाद देखा है कि माड़ी बहुत स्पीड में ऊपर आया। पहले ये इसकी 650-640 के रेजिस्टेंस पे एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन अब ये 700 को भी कल परसों इसने टच किया है। तो एक अच्छी मूव हमें इसमें आफ्टर डिविडेंड अनाउंसमेंट नज़र आ रही है। अब इसका हम ऑल टाइम हाई देखें तो हमारे पास ऑल टाइम हाई है इसका 3718। अच्छा, ये 3718 और फिर ऑल टाइम लो देखेंगे तो 379। ये इतना फ़र्क कैसे है? ये कोई फ़र्क नहीं है। ये ऑल टाइम जो हाई है ना इसका 3718 वाला, इस पे इसने जाकर डिविडेंड, एक अच्छा डिविडेंड 134 रुपीज़ का और एक 800% का बोनस दिया। यानी कि अगर किसी के पास 1 शेयर थे तो उसको 8 शेयर कंपनी ने दे दिए। अब ये जो डिविडेंड होता है और ये जो बोनस होता है, ये उसी कंपनी जो होती है, जो करंट प्राइस होती है, उसी में से ही एक्स करवा के आपको देती है। तो इस वजह से हमने देखा कि ये 3700 से एकदम अचानक से अगले दिन ही आपने देखा होगा, जिस दिन ये एक्स हुआ होगा, ये 379 पे आ गया था। तो अब आहिस्ता आहिस्ता के प्राइस में दोबारा ग्रोथ आ रही है, दोबारा कंपनी अपने जो शेयर्स हैं उनको एडजस्टमेंट कर रही है, बोनस शेयर्स को, और आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर रही है दोबारा। अब कंपनी की जो PE रेशो हमारे पास आती है वो 12.84 के अराउंड आती है, जबकि सेक्टर की पूरे की PI रेशो हमारे पास है, यानी कि अपने PA रेशो से बहुत ज़्यादा है। इस वक्त कंपनी का जो फ्री फ्लोट हमारे पास आ रहा है वो 20% के अराउंड आ रहा है, कि 20% जो शेयर्स हैं वो फ्री मार्केट में पड़े हुए हैं, जिनको आप मैं और हम जैसे आम जो शेयर होल्डर्स हैं वो फ्री फ्लोट के हिसाब से 20% शेयर्स की होल्डिंग रखते हैं। बाकी 80% जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि 40% तो फौजी फाउंडेशन ही ले जाता है, यानी कि जो पाक आर्मी है वो उनके पास होल्डिंग है इसकी 40% की, और 20% जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है, और 20% ही OGDC के पास है इसकी होल्डिंग। जो हमारे पास कंपनी का फिजिकल ईयर एंड होता है वो जैसे दूसरी कंपनीज़ का होता है, सिर्फ बैंक्स ऐसे हैं जिनका जाके दिसंबर में एक्स होता है, लेकिन ज़्यादातर जो हम कंपनीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ चलती हैं वो अपना फिजिकल ईयर एंड जो करती हैं वो जून में करती हैं। तो हमारे पास जो माड़ी का जो फिजिकल ईयर एंड हो रहा है वो जून में ही हो रहा है। अभी अगर हम पिछले 1 साल पहले चले जाएं तो माड़ी का जो डिविडेंड यील्ड थी ना वो बहुत अच्छी थी, अराउंड 8 to 10% थी। लेकिन अभी क्योंकि 800% बोनस देने के बाद और 134 रुपये का बहुत बड़ा डिविडेंड देने के बाद ये डिविडेंड यील्ड बहुत गिर गई है। माड़ी की आदत होती थी कि हर 6 महीने के बाद डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देता था, लेकिन आफ्टर ये एक्स बोनस और डिविडेंड के अब इसने पूरा साल डिविडेंड नहीं दिया था, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट गया था इसका। लेकिन इस साल के आखिर में ही इसने अपने 11 महीने निकालने के बाद एक मुनासिब सा डिविडेंड जो है 21.7% का वो अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया है। अभी क्योंकि हमारे पास जो इस स्लाइड में मैंने डाटा ऐड किया है वो ईयरली बेसिस पे किया है कि कंपनी की जो नेट सेल है और प्रॉफिट ऑफ द ईयर जो है वो डेली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे कैसे बढ़ा है हमारे पास। तो हमारे पास नेट सेल जो आ रही हैं वो 2019-20 में 427 थी, और इस वक्त जो 2023-24 में, ये भी 2025 का भी मैं आपके साथ रिज़ल्ट डिस्कस करूंगा, वो अलहदा स्लाइड में करूंगा, लेकिन ये ईयरली ऑन बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें इसको, तो इस वक्त 2023-24 में 653 की इसकी नेट सेल थी, और प्रॉफिट ऑफ द ईयर 276 जो सालाना तौर पे बढ़ा था, और EPS जो अराउंड थी वो हमारे पास तकरीबन 2.08 के अराउंड आ रही थी। अब हम चलते हैं 2025 के रिज़ल्ट पे, मैं आपको लेके चलता हूँ जो कि इस दफ़ा आया। अब हम चलते हैं कंपनी के रिज़ल्ट की तरफ, जो इस साल इन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस किया। तो उसमें जो हमारे पास अच्छा, मैं एक आपको बात बता दूं, जब भी आप किसी कंपनी का रिज़ल्ट पढ़ने जाएं तो कंसोलिडेशन रिज़ल्ट्स को पढ़ें, और उसमें रिज़ल्ट की EPS सिर्फ ना देखा करें, उसमें उसकी देखें कि उसकी परफॉर्मेंस ऊपर कैसी रही है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो अपने प्लांट को बेच के डिविडेंड दे देती हैं, कुछ ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो अपने जो कैश उनके पास बैंक में पड़ा होता है उसमें से डिविडेंड दे देती हैं, और हम खुश हो रहे होते हैं कि जी डिविडेंड मिल गया। नहीं, सबसे पहले उसके रिज़ल्ट की सिर्फ 2 पेजेस अहम होते हैं, उन 2 पेजेस को पढ़ा करें। एक पेज होता है जिसमें उन्होंने कंपनी ने बताया होता है कि मैंने क्या क्या कितनी सेल की है, कितना मेरे पास एसेट हैं, और मैंने कैसे प्रॉफिट जनरेट किया और कहाँ से प्रॉफिट जनरेट किया।
उसमें बेसिक आप देखा करें कि हमारे पास कंपनी के एसेट कितने हैं, क्या वो कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं। उसके करंट एसेट और प्रीवियस एसेट को भी कंपैरिजन में लाया करें। फिर करंट लायबिलिटीज़ देखा करें, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ देखा करें, कंपनी ने शॉर्ट टर्म डेट कितना लिया हुआ है और लॉन्ग टर्म डेट कितना लिया हुआ है। वैसे तो ये कंपनी डेट वाली नहीं है, ये कैश रिच कंपनी है हमारे पास। और अगर हम इसके दूसरे रिजल्ट की तरफ चले जाएँ, इस साल जो इसने अपनी इनकम शो की वो की 54.25, जो कि पिछले साल की निस्बत से 64.37 से कुछ कम है। लेकिन कंपनी ने इतना बड़ा जो बोनस शेयर और रिजल्ट अनाउंस करने के बाद, जो डिविडेंड देने के बाद, फिर भी इतनी ईपीएस इसकी आ गई और उस पर उसने 20 रुपीज़ से ऊपर का हमें डिविडेंड दे दिया। ये भी बहुत बेहतर है। अच्छा, मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में ये ऐड कर रहा हूँ बार बार एग्जेक्टिव की बाइंग्स। एग्जेक्टिव की बाइंग किसी भी कंपनी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रही है। अगर कंपनी के एग्जेक्टिव जो हैं वो कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं तो यानी कि कंपनी बहुत अच्छी है और उसका फ्यूचर आउटलुक बहुत अच्छा है। और अगर वो सेल कर रहे हैं, हमारे पास स्टॉक मार्केट में ऐसी भी कंपनीज हैं 99% फ्री फ्लॉट है, यानी कि एग्जेक्टिव के पास नहीं है, वो अपनी कंपनी को पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, अपनी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद रहे। लेकिन माड़ी और इस ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं वो उनके जो एग्जेक्टिव हैं वो शेयर्स अपने पास रखते हैं। और मारी को आप कभी नहीं देखेंगे कि उसके एग्जेक्टिव जो है वो उसके शेयर सेल कर रहे हों, वो हमेशा बाई कर रहे होंगे। तो मैंने अपनी स्लाइड ऐड कर दी है कि 18 जुलाई तक इसके जो एग्जेक्टिव्स थे वो इसको खरीदते जा रहे थे और अभी इन्होंने थोड़ी सी ब्रेक लगाई हुई है। अभी न्यू डाटा आएगा तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि एग्जेक्टिव ने अब करंटली कितने शेयर्स बाय किए हैं। अब चलता हूँ मैं कंपनी के फ्यूचर आउटलुक की तरफ कि कंपनी फ्यूचर में क्या करने जा रही है। तो बेसिक 2-3 बिज़नेस हैं वो कंपनी करने जा रही है। एक तो ये माइनिंग की तरफ जा रहे हैं, दूसरा ये कि ये टेक्नोलॉजी के बिज़नेस में इन्वेस्ट करें। अभी 10 अरब रुपए की इन्होंने एक ग्रांट मंजूर की थी जिसमें ये टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। और माइनिंग के बिज़नेस में रिकोडिक को लेके बलूचिस्तान के एरियाज़ में इनको कुछ एरिया एलोकेट हुआ है कि उसमें ये माइनिंग की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये अपनी जो गैस की प्रोडक्शन है उसको भी बेहतर करें, उसको भी इंक्रीज़ करें, स्टोरेज को बढ़ा रहे हैं, कार्बन कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, जो हम जैसे जियोथर्मल होता है, जो भाप से एनर्जी पैदा होती है, उसकी तरफ ये ज़्यादा जाना चाह रहे हैं। तो कंपनी का फ्यूचर उस लिहाज से देखें तो बहुत ब्राइट है। अब जो कंपनी का डिविडेंड लेना चाहते हैं तो वो उनको ये शेयर जो है वो 17 सितंबर को उनके पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए। पर 21.7 रुपीज़ का डिविडेंड है। जो भी इसका डिविडेंड लेना चाहते हैं वो इसको 17 सितंबर तक अपने पास होल्ड रखें। मैं एक चीज़ हर अपनी वीडियो में बार बार क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आपने 2-3 महीने, साल, 2 साल शेयर को होल्ड रखा और आपने स्पॉट डेट वाले दिन उसको सेल कर दिया तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। और अगर आपके पास स्पॉट डेट वाले दिन वो डिविडेंड आपके पोर्टफोलियो में हुआ तो फिर आपको डिविडेंड मिलेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब सबसे अहम सवाल जो कि हर इन्वेस्टर के माइंड में होता है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने आता है, ये शॉर्ट टर्म या एज अ ट्रेडर आता है या एज अ इन्वेस्टर आता है, कि मैं शेयर्स को महंगा तो नहीं ख़रीद रहा, या मैं बिल्कुल उसकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के हिसाब से मुझे बता दें कि मैं शेयर्स को कहाँ पे ख़रीदूँ। तो इस वक्त हमारे पास जो इसकी मेन रेजिस्टेंस है वो तो 722 रुपये के करीब है। अगर इसने इसको क्रॉस किया तो फिर हम इसका जो 2-4 महीने पहले इसने हाई बनाया था 900 रुपये का, उसको टच करते हुए देखेंगे। लेकिन अभी हम रियलिस्टिक होकर देखते हैं कि कंपनी की PE रेशो के हिसाब से इसकी सपोर्ट्स कहाँ पे निकलती हैं। तो पहली सपोर्ट वही इसकी 650 की है, जिसको इसने क्रॉस किया और बहुत स्पीड से ये 700 की तरफ चला गया। और इसमें मैं बार बार एक फैक्टर बता रहा हूँ कि फैक्टर सिर्फ एक है, वो डिविडेंड एक्स होने का फैक्टर है। जैसे ही डिविडेंड एक्स हो जाएगा इसका ये दोबारा नीचे आ जाएगा। स्पोर्ट 2 हमारे पास 610 रुपये की है और स्पोर्ट 3 550 की है। तो अगर कोई अभी इसका डिविडेंड लेना भी चाहता है तो वो इसको अभी तो करंट प्राइस पे ही सारी बातें खरीदेगा, 680 पे मिल जाए उसे, 690 पे, 670 पे। फिर उसने जो दोबारा इसको रीबाय करना है वो 650 के पास जाके करना है एवरेज करने के लिए। फिर दूसरी उसकी एवरेज निकलेगी 610 रुपये पे और मेन रेजिस्टेंस की 722 पे। सिंपल सा मैंने इसको आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी काफ़ी अच्छे तरीके से एज अ कंपनी, एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया आप सबका।